नमस्कार साथियों, मेरा नाम है अशोक पांडे और मेरे चैनल जय विवेक अशोक में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम इंडियन इकोनॉमी मॉड्यूल सी चैप्टर नंबर 26 इंश्योरेंस कंपनीज के बारे में जो कि उसके 60 नोट्स करने वाले हैं। ठीक है, तो 60 नोट्स में हम बहुत ही ज़्यादा ब्रीफली डिस्कस करेंगे चीज़ों के बारे में। एजेंडा पूरा का पूरा चैप्टर है जिसमें हिस्ट्री डेवलपमेंट ऑफ इंश्योरेंस, कौन कौन से लेजिस्लेशन है जो इंश्योरेंस कंपनी को गवर्न करते हैं, इंश्योरेंस इंटरमीडिएटरीज क्या होती हैं, री इंश्योरेंस क्या होता है, इंश्योरेंस रिपोजिटरी क्या होती है, ई इंश्योरेंस अकाउंट क्या होता है, ये सारी बातें डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो इंट्रोडक्शन में अगर हम बात करें, इंश्योरेंस इज ए कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन टू पार्टीज, द इंश्योरर एंड इंश्योर्ड। तो इंश्योरेंस जो होता है वो कॉन्ट्रैक्ट होता है दो पार्टीज के बीच में, जिसमें एक इंश्योरर होता है जो इंश्योरेंस देता है और इंश्योर्ड होता है व्यक्ति जिसका इंश्योरेंस किया जाता है। ठीक है, इंश्योरर जो होता है यानी एलआईसी कंपनी, मान लीजिए इंश्योरर का मतलब एलआईसी कंपनी प्रॉमिस करती है टू इंडेमनिफाई और मेक गुड एनी फाइनेंशियल लॉस सफर्ड बाय द इंश्योर्ड इन कंसिडरेशन फॉर एन अमाउंट रिसीव्ड एज प्रीमियम। तो इंश्योरर यानी एलआईसी कंपनी प्रॉमिस करती है कि मैं तुम्हें बचाऊंगा अगर तुम्हें कोई दिक्कत होती है, जो व्यक्ति इंश्योर्ड है जिसका इंश्योरेंस हुआ है, और बदले में एक कंसिडरेशन होता है, एक प्रीमियम व्यक्ति को देना पड़ता है जिसने इंश्योरेंस करवा रखा है। जो कॉन्ट्रैक्ट बनता है इंश्योरेंस का उसे फ्रेंड्स इंश्योरेंस पॉलिसी कहते हैं। जो कॉन्ट्रैक्ट होता है इंश्योरेंस का उसे इंश्योरेंस पॉलिसी कहते हैं हम। इंश्योरेंस एनवायरनमेंट में तीन चीजें होती हैं। इंश्योरेंस एनवायरनमेंट में इंश्योरेंस कंपनी, एलआईसी, जीआईसी वगैरह। इंश्योरेंस इंटरमीडिएटरी जिसमें आपके एजेंट और ब्रोकर आ जाते हैं, और एक रेगुलेटर होता है जो कि IRDAI है। ठीक है, तो ये इतनी चीजें होती हैं। हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट में लाइफ इंश्योरेंस का बिजनेस कैसे कैसे फला फूला है वो हम जानने का प्रयास करेंगे। तो इन 1888 लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस स्टार्टेड इन इंडिया विद द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी इन कलकत्ता। तो सबसे पहली लाइफ इंश्योरेंस की कंपनी जो थी वो कौन सी थी? ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी थी, 1818 में बनी थी। इंडियन लाइफ एश्योरेंस कंपनीज एक्ट 1912 में आया था, जो कि पहला रूल एंड रेगुलेशन है अपने आप में। लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस को रेगुलेट करने के लिए पहला संवैधानिक प्रयास किया गया था लाइफ एश्योरेंस कंपनीज एक्ट 1912 के द्वारा। ध्यान रखें, सबसे पहली कंपनी कौन सी बनी जिसने लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस को शुरू किया? तो ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। सबसे पहला रूल्स रेगुलेशन कौन सा आया है लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस के लिए? इंडिया लाइफ एश्योरेंस कंपनीज एक्ट 1912 आया हुआ है। 1928 में द इंडियन इंश्योरेंस कंपनीज एक्ट जो है बनाया गया, वाज इनएक्टेड टू इनेबल द गवर्नमेंट टू कलेक्ट स्टैटिकल इंफॉर्मेशन अबाउट बोथ लाइफ एंड नॉन लाइफ बिजनेस ट्रांजेक्टेड इन इंडिया बाय द इंडियन एंड फॉरेन इंश्योरर इंक्लूडिंग प्रोविडेंट इंश्योरेंस सोसाइटी। मतलब कहने का 1928 में एक एक्ट आता है जिसका नाम है द इंडियन इंश्योरेंस कंपनीज एक्ट 1928। इसमें जितना भी लाइफ इंश्योरेंस या नॉन लाइफ इंश्योरेंस से रिलेटेड जो भी डेटा था उसको इकट्ठा करने की आज़ादी दी गई। इसमें इंश्योरेंस प्रोवाइड करने में इंडियन कंपनी भी थी, विदेशी कंपनियां भी थी, और कुछ सोसाइटी भी थी जो इंश्योरेंस का काम करती थी उस समय। ठीक है, तो 1938 आता है, तो चीज़ों को और सही करने के लिए और मजबूत करने के लिए इंश्योरेंस एक्ट 1938 आता है। मेन एक्ट यही है। ठीक है, तो इन 1938 विथ अ व्यू टू प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ द इंश्योरेंस पब्लिक द earlier legislation was consolidated or amended by the Insurance Act 1938 with comprehensive provision for effective control over the activities of insurers। तो सर हुआ क्या कि पहले के जो प्रोविजन थे उनको ठीक करते हुए, कंसोलिडेट करते हुए इंश्योरेंस एक्ट 1938 लाया जाता है। ठीक है, ताकि जो है जो इंश्योरेंस कंपनियां हैं उनकी एक्टिविटीज को कंट्रोल किया जा सके। 1956 में नेशनलाइजेशन कर दिया जाता है लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर का। तो लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर का नेशनलाइजेशन कब हुआ? जैसे बैंकों का नेशनलाइजेशन हुआ वैसे इंश्योरेंस सेक्टर का भी नेशनलाइजेशन होता है 1956 में। और यहीं पर ही लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन यानी 1956 में ही एलआईसी भी सामने निकल करके आती है। एलआईसी भी 1956 में ही इस्टेब्लिश होती है, बनती है। तो यहां पर हमने बात की फ्रेंड जो है इंश्योरेंस बिजनेस के डेवलपमेंट की। तो पहले हमने लाइफ इंश्योरेंस का बिजनेस देखा कैसे डेवलप हुआ है, अब हम जनरल इंश्योरेंस का बिजनेस कैसे डेवलप हुआ है वो हम देखेंगे। लाइफ इंश्योरेंस में व्यक्ति के जीवन से रिलेटेड इंश्योरेंस किया था। जनरल इंश्योरेंस में जीवन के अलावा बाकी चीजों का इंश्योरेंस, जैसे मेरी ये टीवी है इसका इंश्योरेंस, ये घड़ी है इसका इंश्योरेंस हो सकता है, आपका लैपटॉप हो गया, घर हो गया, आपका कार हो गई आपकी, ये सब जनरल इंश्योरेंस का पार्ट होते हैं। ओके, तो जनरल इंश्योरेंस कैसे डेवलप करता है? तो जनरल इंश्योरेंस इन इंडिया हैज रूट्स इन द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ
ट्राइटन इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड इन 1850। ब्रिटिश अंग्रेजों द्वारा 1850 में ट्राइटन इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को एस्टेब्लिश किया गया और यहीं से जो है जनरल इंश्योरेंस की शुरुआत हुई। 1972 में जनरल इंश्योरेंस बिजनेस नेशनलाइजेशन एक्ट लाया गया। अभी हमने देखा था 1956 में जब LIC बनता है उसी समय जो है लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस को नेशनलाइज किया जाता है। ठीक उसी तरीके से जनरल इंश्योरेंस बिजनेस को नेशनलाइजेशन 1972 में किया गया। 1972 में नेशनलाइजेशन किया गया। जनरल इंश्योरेंस बिजनेस नेशनलाइजेशन एक्ट जो है पास किया गया। जनरल इंश्योरेंस बिजनेस वाज नेशनलाइज्ड विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी 1973। तो जो जनरल इंश्योरेंस का बिजनेस था वो 1 जनवरी 1973 से नेशनलाइज कर दिया जाता है। ठीक है, किस एक्ट के तहत? जनरल इंश्योरेंस बिजनेस नेशनलाइजेशन एक्ट के तहत। और इसी के तहत 107 जो इंश्योरर थे, जो जनरल इंश्योरेंस कंपनी वाली जनरल इंश्योरेंस करने वाली 107 कंपनियां थी, उनको 4 ग्रुप में बांट दिया गया फ्रेंड्स। ओके, उनको क्या किया गया? 4 कंपनी में ग्रुपिंग कर दी गई और वो 4 कंपनियां ये हैं: नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, द न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, द ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, द यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। ये 4 कंपनियां जो है बन करके सामने आती हैं। जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी GIC, जैसे LIC था वैसे ही GIC जो है एक कंपनी के तौर पर इनकॉर्पोरेट किया गया 1973 में और 1 जनवरी 1973 से 1 जनवरी 1973 से अपना काम शुरू किया GIC ने। किसने? जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। और अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ पर ये 1 जनवरी 1973 को ही नेशनलाइजेशन भी हुआ था। राइट, देखिए है ना, जनरल इंश्योरेंस बिजनेस नेशनलाइजेशन एक्ट जो है वो कब से इफेक्टिव है? 1 जनवरी 1973। तो जस्ट नेशनलाइज किया गया उसी समय GIC का उद्भव होता है, जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन का। जैसे अगर LIC यहाँ पर लाइफ इंश्योरेंस को नेशनलाइज जब किया गया, ठीक है, लाइफ इंश्योरेंस के बिजनेस को जब नेशनलाइज किया गया है, यही है ना, 1956 में ही लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर को नेशनलाइज किया गया और उसी समय LIC सामने निकल करके आती है। ठीक उसी तरीके से 1973 में जब ये GIC जनरल इंश्योरेंस को नेशनलाइज किया गया उसी समय GIC सामने निकल करके आती है। ओके, मॉडर्न डेवलपमेंट इन इंश्योरेंस इंडस्ट्री। इंश्योरेंस इंडस्ट्री में अभी मॉडर्न डेवलपमेंट क्या हुए हैं? तो ये देखिए, इन 1993 गवर्नमेंट ने एक कमेटी सेटअप की अंडर चेयरमैनशिप ऑफ श्री RN मल्होत्रा, जो कि RBI के फॉर्मर गवर्नर थे, पहले गवर्नर रह चुके थे। उनसे कहा गया कि आप रिकमेंड करिए कि कैसे इंश्योरेंस सेक्टर में रिफॉर्म किया जाए। तो सवाल यहाँ जो बनता है कि भाई इंश्योरेंस सेक्टर से रिलेटेड कमेटी कौन सी है? RN मल्होत्रा कमेटी। या RN मल्होत्रा कमेटी किस सेक्टर से रिलेटेड है? फाइनेंस सेक्टर से, बैंकिंग सेक्टर से, या इंश्योरेंस सेक्टर से, या शेयर मार्केट से? तो RN मल्होत्रा कमेटी, ध्यान रखिए, आपकी किससे रिलेटेड है? इंश्योरेंस सेक्टर से रिलेटेड है। द कमेटी रिकमेंडेड दैट द प्राइवेट सेक्टर बी परमिटेड टू एंटर द इंश्योरेंस इंडस्ट्री। और RN मल्होत्रा कमेटी ने ही रिकमेंड किया था कि सिर्फ LIC से काम नहीं चलेगा, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन की मोनोपोली चलती थी, यही अकेले ही काम करते थे। 1956 से लेकर के लगभग 1990 तक इनके पास एकाधिकार रहा, कोई और एंट्री पाया ही नहीं। ठीक है, तो प्राइवेट सेक्टर को अलाउ करने के लिए RN मल्होत्रा कमेटी ने ही रिकमेंड किया था। उसके पहले सिर्फ LIC ही सारा कुछ देखती थी और RN मल्होत्रा कमेटी की रिकमेंडेशन पर ही IRDA एस्टेब्लिश हुआ है। इन्हीं के रिकमेंडेशन पर IRDA की एस्टेब्लिशमेंट हुई है। फॉलोइंग द रिकमेंडेशन ऑफ द मल्होत्रा कमेटी रिपोर्ट इन 1999 में इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी IRDA को एस्टेब्लिश किया गया था, कॉन्स्टिट्यूट किया गया था एज एन ऑटोनॉमस बॉडी टू रेगुलेट एंड डेवलप द इंश्योरेंस इंडस्ट्री, ताकि इंश्योरेंस जैसे RBI है ठीक उसी तरीके से IRDA को एस्टेब्लिश किया गया था। IRDA जो है इनकॉर्पोरेट किया गया था स्टैट्यूटरी बॉडी के तौर पर अप्रैल 2000 में। कब? अप्रैल 2000 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और प्राइवेटाइजेशन की बात करें तो मल्होत्रा कमेटी ने रिकमेंड किया कि प्राइवेटाइजेशन करना चाहिए और प्राइवेट कंपनियां एंट्री करती हैं। ठीक उसी तरीके से FDI की शुरुआत जो है वर्ष 2000 में हुई हमारे इंश्योरेंस सेक्टर में और उस समय जो है 26% तक इंश्योरेंस कंपनीज में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट किया जा सकता था और 2 सितंबर 2019 को ये 100% कर दिया गया है। IRDA ने कहा है कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो हमारी इंश्योरेंस कंपनी उसमें 100% तक अलाउ कर दिया गया है। ठीक है, बस इतनी ही काम की बात है यहाँ पर फ्रेंड्स। हो गए, फिर यहाँ पर देखते हैं 2 डेफिनेशन है, इंश्योरेंस पेंट्रेशन क्या होता है और इंश्योरेंस डेंसिटी क्या होती है। तो इंश्योरेंस पेंट्रेशन होता है फ्रेंड्स परसेंटेज ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम टू GDP। इंश्योरेंस प्रीमियम टू GDP जो है इंटू 100, इसका परसेंटेज अगर हम निकाल लें, इंश्योरेंस प्रीमियम टू GDP जो होता है वो फ्रेंड्स इंश्योरेंस पेंट्रेशन कहलाता है। क्या कहलाता है? इंश्योरेंस पेंट्रेशन। और इंश्योरेंस डेंसिटी क्या होती है?
रेशियो ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम टू पॉपुलेशन, इंश्योरेंस प्रीमियम और पॉपुलेशन का रेशियो निकाल लीजिए, तो फ्रेंड्स उसे इंश्योरेंस डेंसिटी कहते हैं। बस इतना ध्यान रखिए, जो भी अभी मैंने आपको समझाया अपना काम बन जाएगा। फिर ये थोड़ा सा डेटा है कि कौन से काम के लिए कौन सी कंपनियां अवेलेबल हैं, ठीक है, तो इसको भी देख लेते हैं। कंपनी जो इंश्योरेंस सेक्टर में काम कर रही हैं, तो देखो इसमें क्या है, लाइफ इंश्योरेंस की कितनी कंपनियां हैं सर, टोटल 26 हैं, उसमें से एक गवर्नमेंट सेक्टर की है और 25 जो है प्राइवेट सेक्टर की हैं, ठीक है। जनरल इंश्योरेंस की कितनी कंपनियां हैं सर, टोटल 25 कंपनीज हैं, जिसमें से 4 सरकारी हैं और 21 जो है प्राइवेट हैं। ये एक जो है वो LIC है और 4 ये कौन सी हैं, जो अभी हमने देखा था कि 107 इंश्योरर को मिलाकर के 4 कंपनियां बनाई गई थी, न्यू इंडिया इंश्योरेंस वगैरह, तो वो 4 कंपनियां हैं, ठीक। इसी तरीके से स्पेशलाइज्ड काम के लिए जो रखी गई हैं ऐसी 2 सरकारी कंपनियां हैं। स्टैंड अलोन हेल्थ इंश्योरेंस जो करती हैं, यानी सिर्फ हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी करने वाली कंपनियां 8 हैं, जिसमें से 8 की 8 प्राइवेट ही हैं, ओके। उसके बाद में री इंश्योरर्स या FRVs कितने हैं, तो सर टोटल री इंश्योरर या FRVs 12 हैं, जिसमें से एक गवर्नमेंट का है यानी कि GIC RE है, और 11 जो है प्राइवेट सेक्टर के हैं, ठीक है, 11 प्राइवेट सेक्टर के हैं। FRB क्या है, तो FRB फ्रेंड्स आपका है फॉरेन री इंश्योरेंस ब्रांच, यानी कि हमारे यहाँ के री इंश्योरेंस करने वाले, विदेश के भी री इंश्योरेंस करने वाले, सब मिलाकर के टोटल कंपनियां 12 हैं। कुल मिलाकर के हमारे देश में इंश्योरेंस करने वाली कंपनियां 73 हैं, जिसमें से 8 जो है गवर्नमेंट सेक्टर की हैं, बाकी प्राइवेट सेक्टर की हैं। थोड़ा सा ध्यान रखिए, और ध्यान रखें कि ये डेटा आपकी जो बुक में, मैकमिलन बुक में डेटा दिया उससे मैच नहीं करेगा। क्यों नहीं मैच करेगा, क्योंकि ये अपडेट हो चुका है। उसमें जो डेटा है वो 2020-21 का दिया हुआ है, मैं आपके लिए 2023-24 का डेटा लेकर आया हुआ हूँ IRDA का, इसलिए मैच नहीं करेगा क्योंकि कंपनियां बढ़ गई हैं। तो अगर मान लीजिए कोई पढ़े तो ये कहे कि सर मैच नहीं हो रहा है, तो ध्यान रखिए कि मैच नहीं करेगा किताब से, ठीक है। अब बात करते हैं लेजिस्लेशन गवर्निंग ऑपरेशन ऑफ इंश्योरेंस कंपनी। इंश्योरेंस कंपनी को गवर्न करने के लिए जो नियम कानून आए थे, उसमें पहला है द इंश्योरेंस एक्ट 1938। मैंने बताया था ना कि सारे एक्ट से बढ़ते 1912 में एक्ट आया, 1928 में या फिर 1938 में, तो 1938 का एक्ट मेन एक्ट था। इट वाज इनेक्टेड इन 1938 विथ अ व्यू ऑफ प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ द इंश्योरिंग पब्लिक। जो भी पब्लिक इंश्योरेंस करवा रही है उनके इंटरेस्ट को, उनके हितों को रक्षा करने के लिए द इंश्योरेंस एक्ट 1938 आया हुआ था। एन इंश्योरेंस विंग वाज एस्टेब्लिश्ड एंड अटैच्ड फर्स्ट टू द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड देन टू द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। यानी कि इंश्योरेंस के बिजनेस को मैनेज करने के लिए एक इंश्योरेंस विंग बनाई गई, और उस विंग की जिम्मेदारी पहले मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स की थी, बाद में इसको जो है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को सौंप दिया गया कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ही देखेगी। जैसे बैंकों को कौन देखता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, उसी तरीके से इंश्योरेंस सेक्टर भी कौन देखेगा, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ही देखेगी। क्या खासियत रही है इस एक्ट की, तो इस एक्ट की, इंश्योरेंस एक्ट 1938 की खासियत रही है क्या, पहला रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। हर एक इंश्योरर, जो भी कंपनी इंश्योरेंस देना चाहती है, उसको सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। किससे, कंट्रोलर ऑफ इंश्योरेंस से, बाई मेकिंग पेमेंट, जो भी जरूरत है, और रजिस्ट्रेशन हर साल रिन्यू होना चाहिए, ठीक है। सवाल यह है कि क्या ये गाइडलाइन अभी भी लागू होंगी, तो नहीं ये लागू होंगी सर। ये इंश्योरेंस एक्ट 1938 की बातें हैं, उससे रिलेटेड पूछे तो यस, उस समय उस जमाने में ऐसा फंडा था कि अगर किसी को इंश्योरेंस कंपनी खोलनी है तो वो कंट्रोलर ऑफ इंश्योरेंस के पास में जाएगा, वहां से सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑब्टेन करेगा। अब ऐसा नहीं है, और जिसे हर साल रिन्यू करवाना होगा, अब ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है। मेरी बात समझ गए ना, कंफ्यूज ना होइए, ये ध्यान रखिएगा, नहीं तो बाद में कहिए सर कि इंश्योरेंस का बिजनेस खोलना है तो कंट्रोलर ऑफ इंश्योरेंस से रजिस्ट्रेशन नहीं। ये तब की बात है जब इंश्योरेंस एक्ट 1938 की बातें हैं, उसके बाद की बातें नहीं है, ठीक है। फिर आता है अकाउंट्स एंड ऑडिट की बात होती है, तो इंश्योरर इज रिक्वायर्ड टू बी मेंटेन सेपरेट अकाउंट ऑफ द रिसीट एंड पेमेंट इन ईच क्लास ऑफ इंश्योरेंस। मतलब कहने का जो इंश्योरेंस करने वाली कंपनियां थी उनसे कहा गया कि आपको सेपरेट अकाउंट मेंटेन करना होगा। जो भी पेमेंट हो रही है, जो भी पैसा मिल रहा है, आ रहा है, जा रहा है, हर एक अलग अलग तरीके के क्लास ऑफ इंश्योरेंस के लिए अलग अलग आपको मेंटेन करना पड़ेगा। फिर उसके बाद में आता है LIC एक्ट 1956। यहीं पर नेशनलाइजेशन होता है और यहीं पर LIC भी बनती है, ठीक है। LIC एक्ट 1956 से बनी, और इंश्योरेंस बिजनेस का नेशनलाइजेशन भी LIC एक्ट 1956 से ही हुआ है, ठीक है। तो LIC वाज फॉर्म इन सितंबर 1956, जिसकी पूंजी थी 5 करोड़ रुपए, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दे रखी थी, ठीक है। कैपिटल कंट्रीब्यूशन कितना था, 5 करोड़ रुपए। तो ध्यान रखें, कब बना था LIC, सितंबर 1956। हो सकता है पूछ ले थोड़ा बहुत। LIC ऑफ इंडिया वाज वेस्टेड विद द एक्सक्लूसिव प्रिविलेज टू ट्रांजैक्ट लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस इन इंडिया। जब LIC बनी तो सारा का सारा अधिकार इन्हीं को दे रखा था कि ये इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस का बिजनेस सिर्फ LIC देखती थी, जब तक प्राइवेट कंपनियां नहीं आ गई, ठीक है। और दिस हैज बीन डन अवे विथ
यानी कि ये अधिकार इनसे छीना गया जब अमेंडमेंट्स किए गए इस एक्ट में 1999 में। 1999 में जो अमेंडमेंट किया गया, IRDA स्टेब्लिश किया गया, उसी समय प्राइवेट कंपनियों को भी अलाउ कर दिया गया, सिर्फ LIC के मोनोपोली नहीं रह गई। सेक्शन 37 जो इस LIC एक्ट 1956 है, आल्सो प्रोवाइड्स सेंट्रल गवर्नमेंट गारंटी फॉर सम्स एश्योर्ड एंड बोनसेस डिक्लेयर्ड अंडर LIC पॉलिसीज। मतलब LIC एक्ट का सेक्शन 37 कहता है कि जो भी सम एश्योर्ड की बात करता है लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, या जो भी बोनस डिक्लेयर करेगा, उनकी गारंटी जो है सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है। उनकी गारंटी कौन लेता है? सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है। जैसे बोलता है LIC में, LIC पॉलिसी आपने ली, उसने कहा कि आपका सम एश्योर्ड जो है 10 लाख रुपए है, तो सर 10 लाख रुपए की गारंटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपको देती है। ओके, लेकिन ये जो है बात यूलिप पॉलिसीज पर नहीं लागू होती है। यूलिप क्या होता है? यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस पॉलिसी। यूनिट लिंक्ड मतलब जो शेयर मार्केट से लिंक्ड पॉलिसी होती है उन पर ये लागू नहीं होता है, क्योंकि शेयर मार्केट से लिंक्ड पॉलिसी में डिसाइड ही नहीं रहता है कि मतलब क्या स्थिति बनने वाली है, ठीक है, कितना मतलब फायदा होगा, नुकसान होगा, इसलिए उसमें गारंटी नहीं देती गवर्नमेंट। जनरल इंश्योरेंस बिजनेस नेशनलाइजेशन एक्ट 1972, इसी के तहत GIC स्टेब्लिश हुआ था। तो ये एक्ट कब से फोर्स में आया? 1 जनवरी 1973 में। द जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया GIC बिकेम द होल्डिंग कंपनी ऑफ 4 सब्सिडरी नेमली। मतलब GIC जब एक्ट आया, ये आपका जनरल इंश्योरेंस बिजनेस नेशनलाइजेशन एक्ट 1972 जब आता है, तो उसी समय ही GIC बनती है, और GIC की 4 जो है सब्सिडरी कंपनियां भी यहीं निकल करके आती हैं। होल्डिंग कंपनी कौन हुई? GIC, और 4 कंपनियां जो थी इनकी सब्सिडरी कौन सी थी? वही 4 जो 107 इंश्योरर को मिला करके बनी थी। यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी, जिसका हेड ऑफिस मद्रास में है, ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी, जिसका हेड ऑफिस न्यू दिल्ली में है, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी, जिसका हेड ऑफिस कलकत्ता में है, और न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी, जिसका हेड ऑफिस बॉम्बे में है। तो ये 4 सब्सिडरी बनी और मेन कंपनी GIC बनती है, जनरल इंश्योरेंस कंपनी। इस एक्ट का उद्देश्य क्या था? किस एक्ट की हम बात कर रहे हैं? इस एक्ट की, जनरल इंश्योरेंस बिजनेस नेशनलाइजेशन एक्ट 1972 का उद्देश्य क्या था? व्हाट वाज द ऑब्जेक्टिव? तो इस्टेब्लिशमेंट ऑफ GIC बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट ऑफ 1956 विथ एन इनिशियल ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल ऑफ 75 करोड़। ठीक है, तो यहाँ पर उद्देश्य क्या था GIC को इस्टेब्लिश करने का? कि सेंट्रल गवर्नमेंट GIC को इस्टेब्लिश करेगी, किसके तहत करेगी? एक कंपनी बनाई गई, कंपनी एक्ट 1956 के तहत, और इसमें इनिशियल अथराइज शेयर कैपिटल कितनी रखी गई? 75 करोड़ रुपए रखी गई। LIC में कितना था याद करिए? LIC में 5 करोड़ का जिक्र हुआ, ध्यान दीजिएगा। इसमें कैपिटल कंट्रीब्यूशन 5 करोड़ का है, यहाँ कैपिटल कंट्रीब्यूट किया गया है LIC में। और GIC में सर जो है कैपिटल जो है अथराइज शेयर कैपिटल है 75 करोड़ रुपए की, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ओके, इंश्योरेंस इंटरमीडिएटरीज क्या होते हैं? तो इंश्योरेंस इंटरमीडिएटरीज में सिंपल सा है कि भाई एक कंपनी हो गई LIC, और हम इंश्योरेंस लेने वाले हो गए, तो बीच में कोई ना कोई मध्यस्थ रहता है, इंटरमीडिएट रहते हैं, जैसे एजेंट और ब्रोकर, इसी को ही इंश्योरेंस इंटरमीडिएटरीज कहा जाता है। ठीक है, तो इंश्योरेंस के ब्रिज का काम करते हैं। ओके, इंश्योरेंस इंटरमीडिएटरीज सर्व एज ब्रिज बिटवीन कंज्यूमर एंड द इंश्योरेंस कंपनी। कस्टमर और इंश्योरेंस कंपनी के बीच में एक ब्रिज का ये लोग काम करते हैं। इंश्योरेंस ब्रोकर्स आर लाइसेंस्ड बाय IRDA एंड गवर्न्ड बाय द इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, इंश्योरेंस ब्रोकर रेगुलेशन 2002। तो देखो ध्यान दो, इंश्योरेंस ब्रोकर हो चाहे इंश्योरेंस एजेंट हो, दोनों को लाइसेंस IRDA ही देता है, और उनको गवर्न करने के लिए यही है IRDA का इंश्योरेंस ब्रोकर रेगुलेशन 2002। ठीक है, जो एजेंट होते हैं वो इंडिविजुअल एजेंट भी हो सकते हैं, कारपोरेट एजेंट भी हो सकते हैं। यानी एजेंट 2 तरीके के हैं, ब्रोकर सिंपल ब्रोकर ही कहा गया है, लेकिन एजेंट 2 तरीके के हैं, इंडिविजुअल ब्रोकर है, कारपोरेट ब्रोकर है। ठीक है, इंडिविजुअल एजेंट है और कारपोरेट एजेंट है, ब्रोकर सिर्फ एक है ना। और एजेंट में 2 तरीके के, इंडिविजुअल मतलब एक व्यक्ति, जैसे मान लीजिए आपके गांव में कोई है राधे श्याम जी, वो इंश्योरेंस करते हैं LIC का, तो इंडिविजुअल एजेंट हो गए। और कोई कंपनी है जिसने ठेका ले रखा है बिजनेस करने का एजेंट के तौर पर, तो वो कारपोरेट एजेंट कहलाता है। इंडिविजुअल इंश्योरेंस एजेंट एंड कारपोरेट एजेंट्स आर आल्सो लाइसेंस्ड बाय IRDA। तो चाहे आपका इंडिविजुअल इंश्योरेंस एजेंट हो चाहे कारपोरेट एजेंट हो, इन सबको लाइसेंस फ्रेंड्स IRDA द्वारा दिया जाता है। किसके द्वारा दिया जाता है? IRDA द्वारा। इन केस ऑफ a claim the agent should help and facilitate the insured for proper and timely settlement of the claim। मतलब अगर मान लो किसी की डेथ हो जाती है, तो क्लेम के केस में जो इंश्योरेंस का एजेंट होगा फ्रेंड्स, वो मदद करेगा हर तरह की, ताकि टाइमली जो है पैसा मिल सके जिसकी डेथ हुई है उसके परिवार को। प्राइमरी जॉब ऑफ ब्रोकर क्या होती है? ब्रोकर का जॉब क्या है? टू एडवाइज द कस्टमर अबाउट
चॉइस ऑफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट एंड कंपनी। तो ब्रोकर बताएगा कि कौन से प्रोडक्ट और सर्विसेज किस कंपनी की अच्छी है, किसे लेना चाहिए, किसे नहीं लेना चाहिए, और ये काम बिना किसी चार्ज के ब्रोकर करता है। ठीक है, दो हो गए। थोड़ा सा मैं हल्का सा ब्रीफ कर देता हूँ, एजेंट में और ब्रोकर में डिफरेंस थोड़ा सा जरूरत पड़ेगी, दिमाग में लगेगा नहीं कि क्या चल रहा है। तो एजेंट का मतलब होता है फ्रेंड, जैसे LIC कंपनी है, उसने किसी व्यक्ति को रखा कि तुम जाकर के हमारी पॉलिसी बेचो, तो ऐसे व्यक्ति को एजेंट कहेंगे। वो किसको सर्व कर रहा है? LIC कंपनी को। तो जो कंपनी को सर्व करेगा तो एजेंट कहलाएगा। ब्रोकर किसे कहेंगे? सर, मैं एक कस्टमर हूं, मान लेता हूं, मुझे इंश्योरेंस लेना है, पर मुझे नहीं लग रहा है कि मैं ICICI का ले लूं कि HDFC का ले लूं कि PNB से इंश्योरेंस ले लूं, PNB मेट लाइफ का, या फिर मैं चला जाऊं जो है LIC का ले लूं, GIC का ले लूं, कहां से ले लूं, मुझे आइडिया नहीं लग रहा है। तो मैं एक व्यक्ति को पकड़ूंगा, बोलूंगा भाई मुझे बताओ कौन सी कंपनी का बेहतर है इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस किसका अच्छा है। तो ऐसा व्यक्ति जो मुझे सजेस्ट करेगा वो ब्रोकर कहलाएगा। ओके, तो अगर कंपनी के एंड से डीलिंग हो रही है तो एजेंट, अगर कस्टमर के एंड पर डीलिंग हो रही तो ब्रोकर हो जाता है। आई बिलीव आपको बातें समझ में आ गई होंगी। फिर आती है सर बात री इंश्योरेंस की। री इंश्योरेंस का कॉन्सेप्ट क्या होता है? एक इंश्योरेंस कंपनी दोबारा इंश्योरेंस करवा ले तो उसे री इंश्योरेंस कहते हैं। इसमें एक एग्जाम्पल से समझते हैं, ब्रेकडाउन ऑफ विथ एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल देते हैं, मान लेते हैं एक सिनेरियो बनता है कि एक कंपनी है जिसे सीडिंग कंपनी कहते हैं, या प्राइमरी इश्यूअर यानी प्राइमरी इंश्योरेंस करने वाली कंपनी या सीडिंग कंपनी कहते हैं। वो सेल करती है क्या? इंश्योरेंस पॉलिसी फॉर होम्स इन हरिकेन प्रोन एरिया लाइक फ्लोरिडा। तो एक कंपनी है जो इंश्योरेंस बेचती है, लेकिन ऐसे एरिया में जहां पर बहुत ज्यादा हरिकेन तूफान वगैरह आते रहते हैं। अमेरिका में फ्लोरिडा एक जगह है, वहां खूब तूफान आते रहते हैं, तो वहां का इंश्योरेंस बेचती है। अब मान लो कि यह कंपनी ने इंश्योरेंस बेच दिया विदाउट री इंश्योरेंस, उसने री इंश्योरेंस नहीं करवाया, किसी और कंपनी सहारा नहीं लिया, खुद ही बेच डाले, और ऐसी स्थिति हुई कि वहां पता चला कि 4 लाख लोग मर गए, मान लेते हैं, और 4 लाख लोग मर गए, उसमें से 4 लाख इंश्योरेंस करवाए बैठे थे। तो 4 लाख लोगों के इंश्योरेंस क्लेम सेटल करने में कंपनी की आंखें सफेद हो जाएंगी, बहुत दिक्कत होगी उनको, है ना, दिक्कत हो जाएगी। ऐसे में ये कंपनी क्या करती है कि वो विथ री इंश्योरेंस चली जाएगी। मतलब उसको लगता है कि इस एरिया में ज्यादा, जैसे जापान वगैरह है, भूकंप आते ही रहते हैं, खैर वो तो इतने काबिल हो गए कि मरते नहीं है वहां पे लोग, लेकिन मतलब भूकंप अगर आते रहते हैं किसी जगह पर, तो वहां पर री इंश्योरेंस का फंडा होगा कि ऐसा है कि अगर एक हद से ज्यादा जो है मतलब कैजुअलिटी हो रही है, तो LIC कंपनी ने क्या किया, मान लेते हैं LIC कंपनी ने क्या किया, मान लेते हैं GIC RE का मतलब री इंश्योरेंस, GIC RE से री इंश्योरेंस करवा रखा है। अब आप मान लो कि 4 लाख लोगों की डेथ हो गई, तो अगर 4 लाख लोगों का इंश्योरेंस का पैसा देने लगेगी तो LIC दिवालिया हो जाएगी। तो उसने री इंश्योरेंस करवा रखा है GIC कि भाई जो है GIC कंपनी ऐसा है कि अगर ज्यादा दिक्कत होगी तो तुम इसको हैंडल करना। अब GIC कंपनी क्या करेगी, इन 4 लाख लोगों का इंश्योरेंस का क्लेम भरेगी। लेकिन यदि मान लो किसी वजह से GIC कंपनी क्लेम देने से मना कर दे, मान लेते हैं एक सिनेरियो कि नहीं दे पा रही है, इसकी स्थिति नहीं अच्छी है, कुछ भी हुआ, तो उस केस में क्या LIC को मुक्ति मिल जाएगी? कि मतलब उसने वो बोल देगी हमने तो री इंश्योरेंस करवाया था LIC GIC RE से, और वो मना कर रहे हैं, तो क्या इससे मुक्ति मिलेगी? नहीं। तो ध्यान रखिए, LIC अपनी जिम्मेदारियों से पीछे नहीं हट सकता है। अगर GIC री इंश्योरेंस के पैसे देती है तो ठीक है, नहीं तो LIC को तो देने ही पड़ेंगे क्योंकि तुमने इंश्योरेंस करवा रखा है। ध्यान दीजिए, क्योंकि LIC का जो इंश्योरेंस है वो गवर्नमेंट द्वारा गारंटीड है ना, जो सम एश्योर्ड वगैरह वो गवर्नमेंट द्वारा गारंटीड है। बस यही पूरा फंडाफंड जो है री इंश्योरेंस का होता है। ठीक है, समझ गए होगा मेरे ख्याल से। री इंश्योरेंस इन्वॉल्व ट्रांसफरिंग सम पोर्शन ऑफ रिस्क बाय इंश्योरर टू द री इंश्योरर्स। मतलब कहने का कि री इंश्योरेंस जो है कुछ पोर्शन जो रिस्क का होता है वो इंश्योरर से ट्रांसफर होकर री इंश्योरर के पास चला जाता है। फॉर द इंश्योरेंस दिस वर्क एज कैपेसिटी इनहेंसर एज री इंश्योरर ऑफर रिस्क कवरेज एंड टेक्निकल सर्विसेज। तो मतलब ये भाई कैपेसिटी इनहेंस करता है। क्यों करता है? क्योंकि री इंश्योरर जो है जब री इंश्योरेंस करवा लिया तो उसका अब जो है डर नहीं रहेगा कि अगर ज्यादा कैजुअलिटी हो जाएगी तो भी चीजें मैनेज हो जाएंगी, और इसमें रिस्क कवरेज मिल गया री इंश्योरर की तरफ से और टेक्निकल सुविधाएं भी मिल गई। तो ये होता है फिर जो है री इंश्योरेंस। ठीक है, इसमें एक सीडिंग कंपनी होती है, सीडिंग कंपनी यानी प्राइमरी इंश्योरर, यानी जैसे LIC कंपनी सीडिंग कंपनी कहलाएगी। सीडिंग कंपनी इज ए इंश्योरेंस कंपनी दैट ट्रांसफर द इंश्योरेंस पोर्टफोलियो टू री इंश्योरर। तो सीडिंग कंपनी वो इंश्योरेंस कंपनी होती है जो कि इंश्योरेंस पोर्टफोलियो को ट्रांसफर करती है री इंश्योरर के पास में। द इंश्योरर हाउएवर इज लायबल टू पे द क्लेम इन द इवेंट ऑफ डिफॉल्ट बाय द री इंश्योरर। जो इंश्योरर होता है वो लायबल है कि क्लेम पे करना पड़ेगा अगर री इंश्योरर किसी वजह से डिफॉल्ट कर जाता, नहीं पैसा देता, GIC RE अगर मना करता है तो भी
आपको जो मेन कंपनी है उसे इंश्योरेंस का पैसा देना पड़ेगा। GIC-RE यानी जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन का री इंश्योरर, द सोल नेशनल री इंश्योरर, ये सोल मतलब जो शुरुआत हुई थी तो ये इकलौती कंपनी थी जो नेशनल इंश्योरर का काम करती थी। अभी तो मौके पर हमने देखा कि 12 री इंश्योरर हो चुके हैं, जिसमें फॉरेन के री इंश्योरर भी आ चुके हैं। लेकिन जब शुरुआत हुई थी इंश्योरेंस बिजनेस की तो उस समय इकलौती नेशनल इंश्योरेंस री इंश्योरर कौन था? GIC-RE, जो कि प्रोवाइड करता है री इंश्योरेंस टू इंश्योरेंस इन इंडिया एज वेल एज अब्रॉड। ठीक है, फिर आता है ये आपका इंश्योरेंस रिपोजिटरी। क्या होती है इंश्योरेंस रिपोजिटरी? एन इंश्योरेंस रिपोजिटरी प्रोवाइड द ईज ऑफ होल्डिंग इंश्योरेंस पॉलिसी इशूड इन एन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। जो आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी है उसको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में जहां पर स्टोर करके रखा जाता है उसे फ्रेंड्स इंश्योरेंस रिपोजिटरी कह दिया जाता है। ओके, इट मेंटेन्स डेटा ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसी इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म ऑन बिहाफ ऑफ इंश्योरेंस। तो ये क्या करता है? जो आपके इंश्योरेंस का डेटा है उसको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में मेंटेन करके रखता है आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी का इंश्योरर के बिहाफ पर। इंश्योरेंस रिपोजिटरी कैन नॉट सेल इंश्योरेंस पॉलिसी। जो इंश्योरेंस रिपोजिटरीज होती हैं वो इंश्योरेंस पॉलिसी को बेच नहीं सकती, उनका काम होता है सिर्फ होल्ड करके रखना। दे आर अथॉराइज्ड ओनली टू मेंटेन द पॉलिसी इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म एंड प्रोवाइड रिकॉर्ड ऑफ ऑल इंश्योरेंस पॉलिसी। तो इनका काम होता है, इंश्योरेंस रिपोजिटरी का अथॉरिटी होती है कि वो जो है पॉलिसी को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में मेंटेन करेंगे और जरूरत पड़ने पर अवेलेबल करवाएंगे। ठीक, मौके पर कितनी है एंटिटी जिनको जो है IRDA ने लाइसेंस दे रखा है इंश्योरेंस रिपोजिटरी का काम करने का? तो 5 एंटिटी ऐसी हैं। NSDL डेटाबेस मैनेजमेंट, सेंट्रल इंश्योरेंस रिपोजिटरी, SHCIL प्रोजेक्ट्स लिमिटेड, कार्वी इंश्योरेंस रिपोजिटरी लिमिटेड और CAMS रिपोजिटरी सर्विसेज लिमिटेड। इतनी कंपनियां हैं जिनको जो है इंश्योरेंस रिपोजिटरी की जिम्मेदारी दी गई है। और फिर आ जाती है बात फ्रेंड जो है हमारी लास्ट टॉपिक की, जो कि है ई इंश्योरेंस अकाउंट। ई इंश्योरेंस अकाउंट, जैसे आप बैंक में नॉर्मल अकाउंट खुलवाते हैं उसी तरीके से ई इंश्योरेंस अकाउंट आपको खुलवाना पड़ेगा। काहे के लिए? अपनी इंश्योरेंस रिपोजिटरी में पॉलिसी को रखने के लिए। तो EIA स्टैंड करता है ई इंश्योरेंस अकाउंट के लिए या फिर इलेक्ट्रॉनिक इंश्योरेंस अकाउंट के लिए, व्हिच मेंटेन्स द इंश्योरेंस पॉलिसी डॉक्यूमेंट ऑफ द पॉलिसी होल्डर इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट। तो ये क्या करता है? जो भी इंश्योरेंस पॉलिसी डॉक्यूमेंट होता है पॉलिसी होल्डर उसको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में होल्ड करके रखता है। पॉलिसी होल्डर कैन ओपन एन ई इंश्योरेंस अकाउंट विथ एनी ऑफ द 5 रिपोजिटरी अप्रूव्ड बाय IRDA। तो आप ई इंश्योरेंस अकाउंट खुलाना चाहते हो कहाँ खुलाएंगे? जो 5 रिपोजिटरी अभी हमने आपका कार्बी और CAMS वगैरह देखा था, इनके पास आप खुलवा सकते हैं। और एक व्यक्ति जो है जस्ट 1 ई इंश्योरेंस अकाउंट ओपन पर पर्सन होता है। एक व्यक्ति सिर्फ एक ही ई इंश्योरेंस अकाउंट खोल सकता है क्योंकि उसकी सारी पॉलिसी उसी एक अकाउंट में आ जाएंगी। मल्टीपल अकाउंट की ओपनिंग नहीं अलाउ होती है, मल्टीपल अकाउंट की ओपनिंग नहीं अलाउ होती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो बस अपनी क्लास यहीं पर खत्म हो जाती है फ्रेंड्स। होप है आपको समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक वगैरह करें, सब्सक्राइब करें।